हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं ईबीएस का आगाज़। ईबीएस का कंप्लीट सिलेबस हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ कंप्लीट कराने वाले हैं। ये ईबीएस का पहला क्लास है। हम पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम उस पर जो एमसीक्यू जो हम आपको पढ़ाएंगे, उस पर जो एमसीक्यू आने वाले हैं, जिस तरह के एमसीक्यू एग्ज़ाम में आएंगे, उनको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ईबीएस के परिचय के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। ये दिया है पर्यावरण का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे। पर्यावरण को हिंदी में किस से बना है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई है। तो दिया है पर्यावरण। पर्यावरण को हिंदी में क्या दिया है? परि, यानी परि का मतलब होता है चारों ओर। आवरण का मतलब होता है घेरना, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। जो जीवों को चारों ओर से घेरते हुए और उन्हें प्रभावित करता है, उसे क्या है? पर्यावरण कहते हैं। एनवायरनमेंट इसकी उत्पत्ति कब हुई? एनवायरनमेंट की उत्पत्ति कब हुई, तो इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। एनवायरनमेंट एक क्या इंग्लिश का शब्द है। ये फ्रेंच भाषा के शब्द से क्या है लिया गया है। इसको हमें याद रखना है। ये किससे लिया गया? फ्रेंच भाषा के शब्द से, क्योंकि आपको आग से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है एनवायरनमेंट शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो किससे लिया गया? फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है। इसको एनवायर शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एनवायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस, यानी कि आसपास की चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? जीवों, क्या दिया है? जीवों के आस पड़ोस, जीवों के पास पड़ोस की सभी वस्तुएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, पर्यावरण का क्या है? वो हिस्सा हैं। जैसे पर्यावरण जैविक व अजैविक घटकों का क्या है? युग्म से बनता है। यानी कि जैविक और अजैविक जो वस्तुएं सजीव हैं उनके, और जो वस्तुएं निर्जीव हैं उनके जो युग्म के घटक से जो बनता है, क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। अब हम जानेंगे एबायोटिक यानी कि अजैविक यानी कि निर्जीव घटक क्या होते हैं, बायोटिक जैविक और सजीव घटक क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हम ईबीएस का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, सीडीबी का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे यूपी टेट के लिए, और मैथ्स और हिंदी का भी कंप्लीट सिलेबस आपको हम ज़रूर कराएंगे। तो ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ ईबीएस, पर्यावरण के घटक क्या हैं। पर्यावरण के घटक के बारे में जानते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक जो प्रकृति ने बनाए हैं हमें, जो नेचुरल हैं। प्राकृतिक घटक नेचुरल कौन, जैविक घटक, बायोटिक सजीव जो सजीव होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे क्या हैं? ये सजीव होते हैं। पेड़ पौधे जो छोटे पौधे होते हैं, बड़े जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसके बारे में। जीव जंतु ये क्या है? ये भी सजीव हैं। जीव जंतु सजीव हैं। जीवाणु, कवक, अपमार्जक ये क्या है? ये सभी सजीव हैं। ये क्या है? हमारे प्राकृतिक घटक हैं। और ये क्या है? जैविक जो सजीव हैं, जो सांस लेते हैं, ये सब वो हैं। अब हम एबायोटिक यानी कि अजैविक निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानेंगे। एबायोटिक अजैविक निर्जीव वस्तुएं, ये क्या होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश क्या है? निर्जीव है। मृदा यानी कि मिट्टी जो होती है वो क्या है? निर्जीव है। हवा क्या है? निर्जीव है। आर्द्रता क्या होती है? नमी, यानी कि तापमान, यानी जो टेम्परेचर होता है। नदियाँ, जल, पर्वत, पठार और मरुस्थल जो रेतीला इलाका होता है, जो अक्सर राजस्थान में पाया जाता है, ये सब क्या है? एबायोटिक घटक हैं। और पठार और मरुस्थल ये सभी एबायोटिक क्या है दोस्तों? मरुस्थल, पठार क्या है? एबायोटिक हैं। अब आगे हम देखेंगे मानव निर्मित क्या है। मानव निर्मित घटक भी हैं कुछ हमारे पर्यावरण के अंदर। जैसे मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित घटक आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स, बांध, सड़क, भवन, धर्म, संस्कृति, जाति, उद्योग, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों? ये सभी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। पर्यावरण के तत्व के बारे में, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ईबीएस। लाइफ यानी कि जीवन बनाते कैसे हैं, जीवन कैसे बनता है। वायुमंडल, एटोमॉस्फेयर में क्या होता है? वायु होती है। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, इसमें क्या होता है? जल होता है। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, इसमें क्या है? स्थल होता है। वायुमंडल में हवा होगी, जलमंडल में पानी होगा, स्थलमंडल में क्या है? धरती होगी। चलिए अब हम आगे जानते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है? जैव मंडल,
जैव मंडल, जैव मंडल क्या है? बायोटिक ये सभी सजीव का जीवन है। जैव मंडल क्या है? ये सभी सजीव का क्या है? जीवन है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल थल वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं, यानी कि जीवन संभव बनाते हैं, जहाँ पर मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जीवित रह सकता है, उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। पृथ्वी का निर्माण जैसे गैस, जलवाष्प, धूल के कण और वायुमंडल आदि से होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को अपने साथ बांधे रखता है। किस तरह से? वो क्या है? बांधे रखता है। इसके बारे में जान लिया। अब हम आगे, हमने वायुमंडल के बारे में जाना, स्थल मंडल के बारे में जाना, अब हम जानेंगे वायुमंडल के संगठन क्या क्या है, वायुमंडल के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन क्या है? नाइट्रोजन, यानी कि N2 नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78%, 78% सबसे ज़्यादा होती है। ये पादप के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? पादप के लिए महत्वपूर्ण है और नाइट्रोजन के रूप में होती है। किसके? नाइट्रोजन के रूप में होती है। ऑक्सीजन O2 यानी कि ये कितना? वायुमंडल में 21% होती है। कितनी? 21% होती है। यहाँ से भी यूपी टेट में क्वेश्चंस बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा आपसे। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी होती है, या फिर पूछ लिया जाएगा ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। इसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। ये प्राणवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। आर्गन, आर्गन क्या है? ये 0.93% होती है। ये सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में काफ़ी सारी अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडान, ये सभी क्या है? अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडान, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। लेकिन आर्गन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे ये देखा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण, तो बता देंगे CO2 ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में पादप को प्रकाश संश्लेषण के लिए काम करती है। नियॉन, नियॉन कितनी होती है? नियॉन 0.0018% जो है नियॉन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें होती हैं। वायुमंडल की कितनी परतें? 5 परतों में विभाजित किया गया है। तापमान के आधार पर इन्हें 5 अलग अलग उसमें परतों में क्या है? विभाजित किया गया है। जैसे क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, ये 0 से 12 किलोमीटर यानी कि धरती से 12 किलोमीटर ऊपर तक ध्रुवों पर, जो ध्रुव हैं इसके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उन पर 8 किलोमीटर होती है। और वैसे बीच में जो है ये कितना? 12 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर होती है। जहाँ पर भूमध्य रेखा है उसके ठीक बीचों बीच ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ये 18 किलोमीटर होती है। समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ये 12 से 50 किलोमीटर होती है। यानी कि जो ये हमारा क्षोभमंडल जैसे ही खत्म होता है उससे ऊपर स्टार्ट हो जाता है समतापमंडल। क्या? समतापमंडल, ये 12 से 15 किलोमीटर होती है। मध्यमंडल, मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर होती है। जब हमारा समतापमंडल खत्म होता है तो उससे ऊपर हमारा मध्यमंडल स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा तापमंडल यानी कि लोनोस्फीयर। लोनोस्फीयर 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। कितना? 80 से 640 किलोमीटर होता है। बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर यानी कि 640 से 1000 किलोमीटर तक ये जाता है। अब हम जानेंगे क्षोभमंडल के बारे में। पहले तो हमने सारी 5 परतों के बारे में जान लिया। अब हम पहले क्षोभमंडल, क्या देखा है? क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, ये है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभमंडल क्या है? ये वायुमंडल की सबसे क्या है? निचली परत होती है। ऊंचाई के साथ ताप में कमी होती है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो ताप में क्या है?
कमी होती जाती है। सामान्य ताप का ह्रास दर 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम पृथ्वी का जो स्थल है उससे अब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड, अगर यहाँ पर तापमान मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीग्रेड है, अब 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। हम सब इसी परत में रहते हैं। मनुष्य यानी कि जो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं कहाँ पर रहती हैं, ये क्षोभ मंडल में ही रहती हैं। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। कितनी, 13 किलोमीटर होती है। हमने क्षोभ मंडल के बारे में जाना, अब इसके और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। दूसरा दे रखा है वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। वायु का क्या है, सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत पर होती हैं। वर्षा, हिमवृष्टि, कुहासा, धुआं, चक्रवात, सुनामी, मेघ और गर्जन, जो आसमान गरजता है, वो सब इसी वाले पृष्ठ पर होती हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इस पर वक्त वक्त पर अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। सेकंड आता है हमारा समताप मंडल। क्या, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जानेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ताप स्थिर रहता है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या, ताप स्थिर रहता है। उसके बाद ताप क्या बढ़ता है, उसके बाद क्या है, ताप बढ़ने लगता है। वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन समताप मंडल में है। वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन समताप मंडल में है। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। कितने पर, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस बात को हमें क्या है दोस्तों ध्यान रखना है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि हम इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको EVS का कंप्लीट सिलेबस UP टेट के लिए कराने वाले हैं, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसको कहा जाता है। यह परत सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणों यानी कि UV रेज को पृथ्वी से आने से क्या है, रोकती हैं। जैसे ये ओजोन परत है, सूर्य से कोई किरण आती है इस तरह से, तो यहाँ से ये UV रेज जो है यहाँ से ये रिटर्न चली जाती हैं, जिससे मनुष्य को कोई इसकी UV रेज की हानि नहीं होती है। समझ आ गया होगा। ये UV रेज हानिकारक किरणें जिसमें स्किन कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। इससे क्या है, स्किन कैंसर हो सकता है या फिर मोतियाबिंद हो सकता है। ये इतनी खतरनाक होती है मानव के लिए। ओजोन इक्वेशन क्या है, UV रेज +3 और इजिकल टू कितना होता है, 2 + O2 + ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। क्या है ये, ऑक्सीजन का क्या निर्माण करती हैं। चलिए हम निर्माण करती हैं, इसके आगे जान लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, ओजोन परत की मोटाई किससे, डॉप्सन में नापते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार UP टेट एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कि ओजोन परत की ऊंचाई किस मापक से नापी जाती है, किस इकाई से मापी जाती है, किस इकाई में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। यदि मोटाई 200 DU से कम होती है तो उसे ओजोन छिद्र, ओजोन होल कहते हैं। 200 से कम होती है तो उसे ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहते हैं। ओजोन परत के क्षेत्र में सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है। कहाँ पर देखा गया, दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया। ओजोन छिद्र की खोज 1985 में जोसेफ फॉरमैन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जोसेफ फॉरमैन द्वारा की गई थी। ओजोन परत की खोज 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन द्वारा की गई थी। ओजोन छिद्र का कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, रेफ्रिजरेटर और AC में होता है। कैसे में होता है, रेफ्रिजरेटर और AC में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या क्या हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत दिवस जो वो 16 सितंबर को मनाई जाती है।
ब्यानामा में क्या हुआ था, ब्याना में समझौता हुआ था 1985 को। ओजोन परत समझौता कब हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 16 सितंबर 1987 में। समताप मंडल सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसीलिए इसे वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। किसे आदर्श माना जाता है, समताप मंडल को आदर्श माना जाता है, इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। चमकदार बादल, मदर और पियर भूलाभ मेघ, इसका निर्माण समताप मंडल में होता है। इसका निर्माण काय में, समताप मंडल में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे मध्य मंडल के बारे में। हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल में स्थित परत, मध्य में जो स्थित परत है वो उसको मध्य मंडल कहते हैं। जैसे हाइट इसकी कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। ऊंचाई के साथ साथ ताप में क्या है, कमी आती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत 100 सेंटीग्रेड, कितना, 100 सेंटीग्रेड होती है। सबसे ठंडी परत 100 सेंटीग्रेड -100 सेंटीग्रेड होती है। उल्का पिंड का मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं। उल्का पिंड क्या है, मध्य मंडल में आते हैं और क्या है, जलने लगते हैं। वायु के घर्षण के कारण, ये सब किसके कारण होता है, वायु के घर्षण के कारण होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, निशादीप्त बादल यानी कि न्यूट्रिलेंस क्लाउड्स, विशेष प्रकार के बदलावों का निर्माण। झील निर्माण महाराष्ट्र लोनार, इसका उल्का पिंड के गिरने से महाराष्ट्र में लोनार झील का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। वहाँ पर एक पिंड गिर गया था आके, वहाँ पर काफ़ी गड्ढा हो गया था, तो वहाँ पर एक झील बन गई थी जिसे हम लोनार झील कहते हैं। शूटिंग स्टार टूटता तारा, शूटिंग स्टार का एक टूटता तारा है। चलिए हम तापमंडल के बारे में जानेंगे, यानी कि चौथी परत के बारे में जानेंगे। तापमंडल, थर्मोस्फीयर, ये 80 से 640 किलोमीटर की हाइट्स पर होती है। इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाह्य वायुमंडल। इसके निचले भाग को आयन मंडल यानी कि लोनोस्फीयर कहते हैं। इसके निचले भाग को लोनोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ये वायुमंडल की सबसे क्या है, गर्म परत है। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ये संचार को सुगम बनाता है। ये संचार को क्या, सुगम बनाता है। भू आधारित उपग्रह इसी तरह पर स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों जिस तरह का कंटेंट मैंने आपको दिया है, A to Z एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, क्योंकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा नहीं। ये मेरी क्या है, गारंटी है। कोई एक भी क्वेश्चन क्या है, छूटेगा नहीं। सारे ही क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। मैंने इस थ्योरी के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हैं, वो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब ये देखते हैं, संचार को सुगम बनाता है। ये भू आधारित उपग्रह इसी परत पर स्थापित किए जाते हैं। सौर उज्ज्वला, क्या है, सौर उज्ज्वला, सोलर फायर, ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिससे NPSP पर देखा जाता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है, देखा जाता है। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ऑरा बोरेल्स, ये उत्तरी ध्रुवीय ज्योतिपुंज है, और दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुवीय ज्योतिपुंज है। अब हम लास्ट परत के बारे में जानेंगे, जो है बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। क्या है, बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, इसकी ऊंचाई होती है 640 से 1000 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। सब वायुमंडल की क्या है, सबसे बाहरी परत होती है। इस परत में वायु का सबसे कम घनत्व होता है। इस परत में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता, यानी कि करमान लाइन पृथ्वी से 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर होती है। इसे अंतरिक्ष रेखा कहते हैं। इसे क्या है, अंतरिक्ष रेखा भी कहते हैं। आगे इसके बारे में जानेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें कौन सी पाई जाती हैं, उसके बारे में जानेंगे। सर्वाधिक गैसें, नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन कहाँ पर पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में। ऑक्सीजन पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक पाई जाती है। हीलियम, हाइड्रोजन इसमें पाई जाती हैं। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, अब हम जलमंडल के बारे में जानेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे। हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी की सतह पर जल 71% क्या है, जल है। 29% क्या है, स्थल है। यानी कि इस तरह से ये पृथ्वी है, तो ये क्या
29% क्या है यहाँ पर, ये ज़मीन है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर जल है। ये क्या है, 71% क्या है, ये जल है, जल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर 7% जल है और दक्षिणी गोलार्ध पर 80% जल है। जो टोटल 71% जल है उसका उसे 100% मान लेते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध पर 60% और दक्षिणी गोलार्ध पर 80% जल है। सतह जल नदियाँ, महासागर, झील और तालाब में होता है। सतह जल जो है नदियाँ, महासागर, झील और तालाब में होता है। जैसे भौम जल, ये अंडरग्राउंड वाटर। भौम जल क्या है, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर होता है, चट्टानों के बीच उपस्थित रहता है, ज़मीन के क्या है भाई, ये अंदर होता है। अंत्य स्यंदन, इन्फिल्ट्रेशन, वर्षा का जल रिसकर नीचे जाना। ये अंत्य स्यंदन यानी कि इन्फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, वर्षा का जो जल होता है वो नीचे रिसकर जाता है, यानी कि एक्वीफायर, इससे जल भराव। जल भराव वर्षा से क्या है, जल भराव होता है। जल वितरण, जल वितरण यानी कि जल किस तरह से, 71% जल है, इनका 3/4 यानी कि 3/4 भाग क्या है, 3/4 भाग है। इसमें देखेंगे 97.3% लवणीय जल है, जो महासागरों में उपस्थित है, जो समुद्रों में उपस्थित है। जो 71% का पूरा 100 मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं, तो उसका 97.3% लवणीय जल है और 2.7% फ्रेश वाटर अलवणीय जल है, यानी कि पीने पानी योग्य जो वो 2.7% ही है। पृथ्वी पर कितना, 2.7% ही पीने योग्य पानी है। आगे जानेंगे, ये 70% क्या है, ग्लेशियर अंटार्कटिका और आर्कटार्कटिका हिमालय से होता है। जो फ्रेश वाटर है वो 70% कहाँ से आता है, 2.7% को हम टोटल मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, तो इसमें से 100 का जो 70% कहाँ से आता है, वो ग्लेशियर अंटार्कटिका, आर्कटिका और हिमालय से आता है। बाकी जो बचा हमारा 30% वो कहाँ से आता है, 30% भौमजल, झील, वर्षा और नदियों से आता है। दोस्तों कहाँ से आता है दोस्तों, नदियाँ, भौमजल, झील, वर्षा और नदियों से आता है। कुल जल का लगभग 1% पीने के लिए उपस्थित है। जितना भी 2.7% है वो 1% ही पीने के लिए क्या है, उपस्थित है। अब हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, महासागरीय लवणता। सामान्य जल का pH कितना होता है, 7 होता है। इस बात को हमें क्या है, याद रखना है, क्योंकि इस तरह से यूपी टेट में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे उदासीन होता है, जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, यानी कि जल का कोई रंग भी नहीं होता, जल में कोई गंध भी नहीं आती है और जल का कोई स्वाद भी नहीं होता है, वो स्वादहीन होता है। 7 से कम pH होने पर जल क्या, अम्लीय हो जाता है। 7 से अगर कम pH होगा तो जल क्या है, अम्लीय हो जाएगा। CO2 गैस में विघटित होने वाले से जल की अम्लीयता क्या है, बढ़ती है। जल की अम्लीयता क्या है, बढ़ती है। उपाय क्या है, बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट से इसकी लवणता को हम क्या है, कम कर सकते हैं। सॉरी। जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है। EVS में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जल सार्वभौमिक विलायक है। जल क्या, सार्वभौमिक विलायक है। जल को किसी भी चीज़ में मिलाएंगे तो वह सोल्यूबल यानी कि मिल जाएगा। जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री और 212 फ़ारेनहाइट है, यानी कि द्रव से गैस में ये बदल जाएगा 100 सेंटीग्रेड पर। जल का हिमांक, जल का जो 0 पॉइंट है वो 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट है। जल का सर्वाधिक घनत्व, डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पर होती है। जल का न्यूनतम आयतन, जल का न्यूनतम आयतन कितने पर होता है, 4 सेंटीग्रेड पर होता है। जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस से उपस्थित होता है। जैसे ठोस होगा तो बर्फ होगा, द्रव होगा तो पानी होगा, गैस होगा तो क्या होगा, जलवाष्प होगा। गैस की अवस्था में होगा तो वो जलवाष्प होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जल का सूत्र क्या, H2O। जल का सूत्र क्या है, H2O। ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल का सूत्र बताइए, तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हो, जहाँ पर H2O दे रखा हो वही क्या हमारा सही आंसर होगा। जल से ऊर्जा प्राप्त
नहीं होती है। वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है? जल का चक्र आखिर चलता कैसे है? पृथ्वी पर विभिन्न अवस्थाओं में परिसंचरण करता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के चरण क्या हैं? वाष्पीकरण, जल चक्र पहला क्या है? वाष्पीकरण। इवोपराइजेशन, खुली सतह से जल का जलवाष्प गैस बनना, जलवाष्प गैस बनना। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, पौधों की पत्तियों से द्रव को गैस में बनाना, यानी कि पौधों की पत्तियों से पानी में गैस बनना। संघनन यानी कि कंडेंसेशन गैस को द्रव की बूंदों के निर्माण और बादल में निर्माण करता है। वर्णन क्या दिया? प्रेसिपिटेशन जल वायुमंडल से वर्षा, ओलावृष्टि और हिमवृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। जैसे ही हमारा अब कंटेंट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद में हम काफ़ी सारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं। वो क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम बारी बारी से सब क्वेश्चंस को करेंगे, आपको उन्हें हल करना है। यानी कि मैगविज़न, क्या दिया ये? मैगविज़न में क्लाउड सीडिंग कैसे होती है? आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, वायुयान से रसायनों का बादलों के ऊपर छिड़काव करते हैं। रसायन सिल्वर आयोडाइड, रसायन क्या? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और शुष्क यानी शुष्क बर्फ यानी सॉलिड यानी कि CO2। महासागरीय लवणता यानी कि साइलेंटिनी ओशियन, महासागरों के जल में घुले लवण के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। महासागरीय क्या है? लवणता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित साल्ट की मात्रा पर मापते हैं। यानी कि 1000 ग्राम जल में कितने साल्ट होता है? तो महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम यानी कि 35% होती है। कितनी है? 35% होती है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? बाष्पीकरण तथा वर्षण। बाष्पीकरण अधिक यानी कि वेपोराइजेशन करने पर लवणता अधिक होती है। वर्षण अधिक तो लवणता कम होगी। वर्षण अधिक होगा तो लवणता क्या है? कम हो जाएगी। नदियों का जल तटीय लवणता को प्रभावित करता है। नदियों का जल क्या है? तटीय लवणता को क्या है? प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं। लवण की मात्रा 1000 जल में सोडियम क्लोराइड NaCl 27.2 ग्राम होता है, ये सर्वाधिक पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.80 ग्राम होता है। मैग्नीशियम सल्फेट 1.6 GM होता है। पोटेशियम सल्फेट 0.6 GM होता है। ये क्या है? सब तत्वों की मात्रा है। जल में कैल्शियम सल्फेट 1.26। अब हम स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। भूमध्य रेखा पर ताप अधिक और वर्षा अधिक होती है और लवणता क्या है? कम होती है। भूमध्य रेखा पर ताप अधिक और वर्षा अधिक और लवणता क्या अधिक होती है? 20 से 40 सेंटीग्रेड। यानी नॉर्थ साउथ पोल पर क्या होता है? बाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम और लवणता क्या है? अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। महासागर के औसत लवणता। महासागर के औसत लवणता कितने? 35 ग्राम होती है, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा था दोस्तों। यानी कि समलवण रेखा समान लवणता वाले स्थानों पर जोड़ने वाली रेखाएं। ये 5 महासागर हैं। 5 कौन कौन से महासागर हैं? इन महासागर के बारे में जानेंगे। इसमें एक ट्रिक दे रखी है, ये ट्रिक दे रखी है पैसा यानी कि प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर कैसा? सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। अंटार्कटिक महासागर में लवणता क्या है दोस्तों? सबसे अधिक पाई जाती है। हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या दिया? सर्वाधिक लवणता वाली झीलें। सर्वाधिक लवणता वाली झीलें बोन झील। कौन सी? बोन झील, जो तुर्की में पाई जाती है, जिसमें 1000 ग्राम में 330 ग्राम क्या है? नमक होता है। मृत सागर झील, वो इजराइल और जॉर्डन पर के बराबर पाई जाती है। यहाँ पर कितना? 300 ग्राम इसमें क्या नमक होता है।
300 ग्राम। सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील तो वो तुर्की में बौन झील है। मृत झील ये इजराइल और जॉर्डन में पाई जाती है, जिसे डेड सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड सी। डेड सी, इसे हम डेड सी भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी अगर पूछे तो ये हो जाएगी कैस्पियन सागर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। चलिए अब हम जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जो वायुमंडल के संपर्क में रहता है। यह हमें मृदा, खनिज, मैदान, पर्वत, पठार प्रदान करता है। पृथ्वी के सबसे ठंडी परत होती है। पृथ्वी की क्या है? सबसे ठंडी परत होती है। जीवित जीवों का विकास स्थल, पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से होती है। ज्वालामुखी लावा भूकंप तरंगों द्वारा होता है। भूकंप क्या है? तरंगों द्वारा होता है। पृथ्वी का केंद्र कितना है? 6371 किलोमीटर। गहराई में जाने पर तापमान का घनत्व में वृद्धि होती है। अगर गहराई में जाएंगे तो तापमान तथा घनत्व में क्या है? वृद्धि होती है। पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की परतों का कुल आयतन 100% है। तो क्रस्ट यानी कि भूपट्टी 1% आयतन और ठोस है। मेंटल प्रवास यानी कि 84% आयतन है। ऊपरी परत जो मेंटल ठोस है और निचली परत मेंटल द्रव है। क्रोड 14 से 15% आयतन क्या है इसका? द्रव होता है। क्रस्ट भूपट्टी सेल के बारे में जानते हैं। भूपट्टी जेल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत ठोस अवस्था, सबसे पतली परत होती है। 2 भाग होते हैं इसके, महासागरीय प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। ओशियन क्रस्ट मोटाई 5 किलोमीटर, इसे सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। मोटाई 35 किलोमीटर, इसे सेल कहते हैं। इनमें सिलिका और एल्युमिनियम का निर्माण होता है। सिलिका और एल्युमिनियम का क्या है दोस्तों? निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे होता है? यानी कि क्रस्ट और अपर मेटल। एस्थोस्फीयर दुर्बलता मॉडल, मेटल की ऊपरी परत, और ये लावा का भंडार है। ये क्या? लावा का भंडार है, जो प्लेटों की गति के कारण यहाँ चलने वाली संवहनीय तरंगें हैं। क्या है? संवहनीय तरंगें हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर, ये सर्वाधिक आयतन वाली 84% संवहनीय तरंगें और लंबा चैम्बर यहीं होते हैं। इसे सीमा या सिलिका मैग्नीशियम कहते हैं। क्रोड की गहराई 6371 होती है, जिसका आउटर कोर द्रव की अवस्था होती है। ये काफ़ी सारे आप सोच रहे होंगे क्या है ये आपको ध्यान में पढ़ लीजिए। कहीं से भी आपको क्वेश्चंस पिकअप कर दिया जाएगा, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इनर कोर ठोस अवस्था दोस्तों, सॉलिड सबसे आंतरिक परत, सर्वाधिक घनत्व और सर्वाधिक ताप होता है। इसे नाइफ कहते हैं। नाइफ एंड निकल फेरम से बना होता है। निकल फेरम से क्या है? बना होता है। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को क्या है? सब्सक्राइब कर लेना है। हमने अपना जितना भी सिलेबस था क्लास 1 का, जितने भी टॉपिक्स थे, सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब हम यूपी टेट के लिए जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को क्या है? हल करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये दे रखा है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के इन्वायरनर शब्द से हुई है? तो ये मैंने आपको सबसे शुरू में ही, यानी कि इन्वायरमेंट के परिचय के बारे में जब पढ़ाया था तो वहीं पर दिया था। किसके बारे में बताया था? फ्रेंच से इन्वायर की शब्द कहाँ से हुई है? तो ये फ्रेंच से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल की किस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये होता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसमें सारे मौसम बदले जाते हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस तरह से काफ़ी सारे इसमें परिवर्तन होते हैं। तो क्षोभ मंडल, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन क्षोभ मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जब मैं ओजोन परत के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ओजोन परत का किस इकाई के डॉप्सन से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का मानव निर्मित घटक है? ये सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। पर्वत, उद्योग, नदियाँ, जीव जंतु, तो ये हो जाएगा उद्योग। उद्योग क्या मानव निर्मित है? चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितने प्रतिशत होती है? तो मैंने आपको बताया था, आप पढ़ाया था, ये 78% होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे पढ़ने के साथ साथ आप जो भी ऑप्शन सही हैं आप उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में आप मुझको ज़रूर बताना। अरोरा बोरियस उत्तरी ध्रुवीय ज्योतिपुंज घटना वायुमंडल की किस परत में देखी जाती है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल, समतापमंडल। कहाँ पर देखी जाती है? तो ये देखी जाती है समतापमंडल में। कहाँ पर? समतापमंडल में। क्या दिया है? जल का सर्वाधिक घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होती है? मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये 4 सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस तरह से दे रखा है, 4 सेंटीग्रेड पर होती है। ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज 1985 में किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? फेबरी चार्ल्स, जोसेफ फॉरमैन, हेनरी बुसन या फिर एडम्स? ये कहती थी जोसेफ फॉरमैन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जो सेल, सिलिका, एल्युमिनियम से बनी होती है वो क्या कहलाती है? मेंटल, क्रोड या फिर भूपर्टी या फिर एंथोस्फीयर? तो ये कहलाती है भूपर्टी, यानी कि क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल में कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मध्यमंडल। कौन सी? मध्यमंडल सबसे आदर्श परत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे प्रमुख किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरने वाली परत कौन सी है? कौन सी परत है? तो ये है भूपर्टी नहीं है, ये है मेंटल परत। क्या है ये? मेंटल परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अत्यंत स्तरीय यानी कि इन्फ्लेट्रेशन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो बादलों के निर्माण से, पौधों के द्वारा जल छोड़ने से, वर्षा का जल जमीन के भीतर रिसने से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जहाँ -100 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, तो ये हमारा मध्यमंडल। क्या है? हमारा मध्यमंडल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटने लगता है। चलिए और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहा है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो औसत लवणता होती है 35 ग्राम। औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम होती है। ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों की पृथ्वी से रक्षा करती हैं? पृथ्वी से क्या है? पृथ्वी की रक्षा करती हैं। तो ये कौन सी होती है? हमारी यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों से क्या है? रक्षा करती हैं ओजोन परत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लवणीय झील मोस्ट सलाइन लेक कौन सी है? तो ये सांबर झील। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र कोर को नाइफ कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकता होती है सिलिका एल्युमिनियम की, सिलिका मैग्नीशियम की, निकल व लोहे की, तांबा व लोहे की। तो यहाँ पर होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ओजोन परत का संरक्षण हेतु वियना समझौता किस वर्ष हुआ? वियना समझौता
किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1985 में। वियना समझौता कब पास हुआ था? 1985 में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है ये क्लास आपको कैसी लगी। तो देखते रहिए एमडी मंत्रा ऑफिशियल। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।